स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने जैसा कि पिछले वीडियो में इंग्लिश के कुछ ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज हैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे। सो उसी सीरीज में हम आज कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इसका सेकेंड पार्ट होगा। इसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं या जो और भी क्वेश्चन आपकी गाइड में दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको इसके जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो रूल्स हैं और विद एग्जांपल्स हम आपको और समझाएंगे, जिससे आप ये तो क्वेश्चन आए हुए हैं लेकिन आगे अगर क्वेश्चन जो आएंगे नए उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस में बनाने के लिए रूल्स हैं, वही मैंने पहले भी बताया आपको कि रूल्स अगर नहीं पता होगा तो आपको सारे इसमें जो ऑप्शन दिए सब एक जैसे ही लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे सेंटेंस को कंपाउंड करने में या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड या कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बनाने में ये ध्यान रखना है कि उसका मीनिंग और टेंस कन्वर्ट ना हो, मीन्स उसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जो सेंटेंस दिया है, व्हेन द सन सेट, जब सूरज अस्त हुआ, वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए। ऐसा आपको सेंटेंस दिया है। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बिना इसको, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है लेकिन बिना इसके मीनिंग को चेंज किए हुए। इसका जो मीनिंग है, जो उसका अर्थ है, वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है, द सन सेट्स एंड वी विल रिटर्न होम। अब देखिए वी विल भी लगा हुआ है और रिटर्न लगा हुआ है सेकेंड फॉर्म, ये गलत हो जाएगा। द सन सेट एंड वी रिटर्निंग होम, यहाँ पे भी देखिए रिटर्निंग आपको डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी, उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी। सन सेट एंड वी रिटर्न होम, सूरज अस्त होता है और हम घर लौटते हैं, तो ये भी नहीं सही है। अब पहला ऑप्शन देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, द सन सेट, सूरज अस्त होता है, एंड वी रिटर्न होम, हम घर वापस आ गए, लौट आए, या घर वापस आ गए या हम घर वापस लौट आए। ओके, तो देखिए जो पहला ही ऑप्शन है उसी से आपका सही अर्थ निकल रहा है। ओके, और फॉर्म जो सेंटेंस है वो कंबाइंड भी होगा, मींस वो कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड में बदल भी गया। ओके, सो यही आपको ध्यान रखना है। फिल द प्रीपोजिशन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस में आपको प्रीपोजिशन भरना है। आई शैल कम एंड आर, एंड नहीं होगा, एन होगा यहाँ पे। सो आई शैल कम इन एन आर, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे इन लगेगा, टाइम के साथ में हमेशा इन लगता है। आई शैल कम इन एन आर, मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। ओके, द ट्रेन वॉज पासिंग अ टनल, जब कोई चीज किसी चीज के से हो करके गुजरती है, जिसको हम थ्रू का मतलब होता है हो कर, जैसे लिखा भी हुआ है। ओके, द ट्रेन वॉज पासिंग थ्रू अ टनल, ट्रेन जो है वो एक सुरंग से होकर गुजर रही थी। ओके, तो यहाँ पे आपका द ट्रेन वाज पासिंग थ्रू अ टनल सही ऑप्शन होगा। बाकी आपका फ्रॉम है, इन है, अपॉन है। अब यहाँ पे भी देखिए फिर वही रूल आ गए हैं आपके कि इन का यूज कैसे करते हैं, अपॉन को हम कैसे यूज करते हैं, थ्रो को, फ्रॉम को कैसे यूज करते हैं, यही आपको समझना है इंग्लिश ग्रामर में। ओके, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको रूल्स थोड़ा सा और उसके एग्जाम्पल्स के साथ आप अगर उसको समझोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट, अब आपको हिंदी इसकी निकालिए, वह इस पद के लिए योग्य नहीं है। वह उस पद के लिए मीन्स फॉर होगा आपका। बाकी ऑन है, वो ऊपर का उत्तर इसमें होता है, अगर ऊपर का ऑप्शन यहाँ पे होता। ऑन का मतलब है किसी चीज के ऊपर, एट का मतलब है बिल्कुल पास में, इन का मतलब है में। अगर आपको हिंदी में भी अगर आप इसको बदल लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद अ, अब यहाँ पे देखिए यहीं पे गलत लिखा हुआ है, विद एन अप्रोप्रिएट होगा, ए के साथ हमेशा एन आएगा। विद एन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ में आपको बताना है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में था। ओके, सो यही हमने बात करी थी पिछले वीडियो में भी कि 3 तरह के आपके कंजंक्शंस होते हैं। ओके, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग और एक और होता है, वो डिस्कस करेंगे हम। सो यहाँ पे आपको कह रहा है कि फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है कि वो जब दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करे, कोई ऐसा कंजंक्शन जो किसी कंजंक्शन का मतलब क्या होता है कि दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाले जो शब्द हैं उनको हम कंजंक्शन कहते हैं, संयोजक जिसको हम कहते हैं। ओके, सो कंजंक्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी। ओके, सो दो सिंपल सेंटेंसेस को जो कंजंक्शन ज्वाइन करता है, जोड़ता है, उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। सो येट है उसमें, यहाँ पे येट लगेगा, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है फिर भी खुश है। सो ही इज वेरी पुअर येट ही इज हैप्पी। बाकी आपका एज वेल एज, फॉर है, नाइदर है, ये आपके गलत हो जाएंगे। A good plan for a picture composition of this kind would be a, देखिए गुड प्लान फॉर अ पिक्चर कॉम्पोजिशन। पिक्चर कॉम्पोजिशन का मतलब है कि आपको एक फोटो दिखाई जाएगी, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी, फिर आपको उससे रिलेटेड, उसी पिक्चर से रिलेटेड एक स्टोरी लिखनी होगी या उसके बारे में कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी होगी। ओके, सो उस स्टोरी को क्रिएट करने में जो जो पॉइंट्स होते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट उसका देखते हैं, उसकी बॉडी ऑफ द कॉम्पोजिशन, फिर कंक्लूजन है, मींस उसका प्रस्तावना पहले दिखाते बता देंगे, लिखेंगे, फिर उसका जो मेन पार्ट में है, उसके सेंटर में जो चीज है थीम में, उसको लिखेंगे, फिर हम उसका कंक्लूजन देंगे। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कॉम्पोजिशन आर, मींस जो डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कॉम्पोजिशन है उसमें कौन कौन सी गाइडलाइंस होती हैं, स्टडी द पिक्चर केयरफुली, पेइंग अटेंशन टू द स्पेसिफिक डिटेल्स, मींस आप पिक्चर को बहुत अच्छे से देखिए, उसको उसका अध्ययन करिए, पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए का मतलब है आपको पिक्चर दिखाई जाएगी, उसको आप अच्छे से देखिए हर एंगल से। पेइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक डिटेल्स, वही मैंने बात करी कि स्पेसिफिक जो विशेष चीजें हैं उसमें, जो स्पेसिफिक चीजें हैं उस पर आप डिटेल पे फोकस करिए। नाउ वाइडन द फोकस टू टेक इन द होल पिक्चर, फिर आप पूरी पिक्चर को एक साथ देखिए, आसपास अगर उसके कुछ डिटेल में दिया हुआ है तो आप उसको उस पिक्चर को देखिए। द कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉजेस एंड द रिजल्ट्स दैट यू सी इन द पिक्चर। ओके, जो आप कंक्लूडरी रिमार्क्स दे रहे हो, कंक्लूजन जो आप लिखोगे, वो जो कॉजेज और रिजल्ट्स हैं उस पिक्चर में जो आप देख रहे हो उसी पे बेस्ड होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मींस आपके चारों यहाँ पे तीनों ए बी सी, आपके तीनों उत्तर जो है वो सही है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, सो लेटर्स जो है जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स कौन होते हैं, जो हम आपके अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को लिखते हैं, उसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, अनौपचारिक पत्र। और एक होता है फॉर्मल लेटर्स, जो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑफिस से, किसी ऑफिस को, किसी मींस जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको जो हम लेटर्स लिखते हैं उसको हम औपचारिक पत्र लिखते हैं, कहते हैं, औपचारिक पत्र कहते हैं। ओके, या फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। What are the contents of good letters, एक अच्छे कंटेंट लेटर की कौन कौन से कंटेंट होते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको अच्छा बनाती हैं। तो उसमें हेडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रीटिंग है कि अगर आप किसी मीन्स अगर आप छोटे को भी अपने से छोटे को भी लिख रहे हो लेटर, अपने से बड़ों को लेटर लिख, या अपने के कंटेम्प्रेरी मीन्स जो आपके टाइम के हैं उनको लेटर लिख रहे हो, तो उसमें ग्रीट करने का अच्छा होना चाहिए। ओके, आप कैसे ग्रीट कर रहे हो लेटर में वो होना चाहिए सही से। बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर की मेन बॉडी है वो आपकी सही होनी चाहिए, वो कैसी है। ऑल ऑफ द अबव, सो आपके चारों आपसे तीनों जो है वो हेडिंग, बॉडी ऑफ द लेटर और ग्रीटिंग, सो ऑल ऑफ द अबव उत्तर आपका सही होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिलिंग अप फॉर्म्स आर देयर, सो फिलिंग अप ऑफ फॉर्म्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। ओके, हम आपको इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट शुड बी फिल्ड अप बाय हार्ड कॉपी फॉर्म्स आर कॉल्ड, सो कैंडिडेट्स शुड बी फिल्ड अप बाय हार्ड कॉपी फॉर्म्स आर कॉल्ड। हार्ड कॉपी फॉर्म्स का मतलब है जो आप प्रिंट आउट करके फिर उसको मैनुअली भरते हो। सो देखिए वही टर्म ही आ गया ऐसे, मैनुअली मीन्स जो हाथ से लिख के आप जो फॉर्म भरते हो उसको हम मैनुअली फॉर्म कहते हैं।
कैंडिडेट शुड बी फिल्ड बाय सॉफ्ट कॉपी फॉर्म्स थ्रू सर्विस वेबसाइट आर कॉल्ड एज, तो उसको हम ऑनलाइन फॉर्म कहते हैं, जो आप इंटरनेट के थ्रू किसी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन मोड में भरते हो, फिल करते हो, उसको हम ऑनलाइन फॉर्म कहते हैं, जिसका ट्रेंड अब ज्यादा हो गया है। अब आपको ऑफलाइन फॉर्म बहुत कम दिखेंगे। ओके, अगर आप 10 फॉर्म भरोगे तो 10 में से आपको 9 नहीं, कभी कभी आपको 10 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मिलेंगे। हु विल से टू टीचर वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेन्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अवर वर्क। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि हु विल से to teach we must use experience already gained as starting point of our work। so ये स्टेटमेंट जो है वो किसका है? so स्टेटमेंट जो है ये र्यूबर्न का है। ओके, ये आप इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपके मेन जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड है। ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, मीन्स आपका जो टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द पॉपुलर फॉर्मेट्स आर, जो पॉपुलर फॉर्मेट्स हैं कौन कौन से हैं? आपका हर्बर्टियन अप्रोच है, इवैल्यूएशन अप्रोच है, मॉरिसन अप्रोच है, ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों जो हैं आपकी इवैल्यूएशन, मॉरिसन और हर्बर्सियन, तीनों आपके सही है यहाँ पे। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वी कैन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये किस तरह का सेंटेंस है? ओके, सो ऑप्शन में आपका देखिए मिक्स्ड सेंटेंस नहीं होता है कोई भी, ये तो यहाँ पे ऑप्शन बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए दिया गया है। मिक्स्ड सेंटेंस नहीं होता है, आपके 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। ओके, जो वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, तो देखिए पिछले वीडियो में भी कोई क्वेश्चन आया था ऐसा ही, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जांपल था। देखिए पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं उनको ऐड करने में दैट का प्रयोग जनरली होता है। ओके, सो आप दैट, अगर दैट से सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो उसको आप कंपाउंड सेंटेंस की सीरीज में रखोगे, कंपाउंड सेंटेंस के अंडर वो आएगा। ओके, अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो एंड से अगर वो कंबाइंड है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस आर देयर? सो टेंसेस बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, 3 आपके यहाँ पे मेन टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर? सो प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, 3 तरह के टेंस होगा मेन। अब उसमें भी डिवाइडेशन है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस 4 तरह के होते हैं। देखिए पास्ट, देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस की हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट में भी है, पास्ट टेंस को हम जनरली पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके, सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में जो आपका फ्यूचर टेंस हो जाएगा, ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका नहीं होता है। ओके, तो जनरली जो आपके टोटल अगर हम अब बात करें तो आपके टोटल जो टेंसेज हैं वो 11 होते हैं, 4 प्रेजेंट में, 4 परफेक्ट में, और 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में और 3 आपके फ्यूचर टेंसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल सेंटेंसेस जो टेंसेस होते हैं वो 11 होते हैं, 12 नहीं होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, सॉरी गलत हो गया। ओके, ये थोड़ा माइंड दूसरी जगह चला गया। देखिए जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब ये होता है। एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, बाकी आपका जो टेंस में है वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट आपका So how many types of future tense are there? 4. Okay, past में भी 4, 4 in the past tense,
4 in the present tense and 4 in the future tense. Okay. Past tense is divided into, देखिए फिर वही आपको क्वेश्चन है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो आप ऑप्शन दिए हैं उसमें 3 ही आपके दिए हुए हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो आपका ऑल ऑफ द अबव है। फ्यूचर टेंस इज डिवाइडेड इन, अगेन फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। How many kinds of prepositions are there? So there are 5 types of prepositions. Then they are again divided into subcategories that we will discuss later. Some general prepositions are, अब इसमें जो जनरल प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, at है, the है, on है या all of the above है, so जनरल प्रीपोजिशंस में आपके तीनों हैं इसमें आपके। How many kinds of conjunctions are there? So conjunction भी जनरली 3 तरह के होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। ओके, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आर, देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उनको अगेन डिवाइड किया गया है। तो उसमें कौन कौन सा है? क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव और एडवर्सेटिव। सो ऑल ऑफ द अबव, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट में भी आपका टाइम, पर्पस, कंडीशंस, ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे भी तीनों आपके सही उत्तर होंगे। सम कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देखिए हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आपका येट है, एज लॉन्ग एज है, एज इफ है, ऑल्दो है, मींस यहाँ पे ऐसा लगे कि 2 डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को जोड़ा गया है। ओके, वहां पे आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगा। मेथड्स अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज, मींस अप्रोच इंग्लिश को टीच करने की कौन कौन सी है? ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, कम्युनिकेटिव अप्रोच और ऑल ऑफ दीज। सो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही होगा। उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी है, डायरेक्ट मेथड भी है, क्यूमुलेटिव अप्रोच भी है। सो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन सिंपली मीन्स, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब हिंदी में अगर हम कॉम्प्रिहेंशन को कहें तो उसको हम कहते हैं बोध। ओके, समझ जिसको हम कहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग रिटन पेज, जो लिखा हुआ पेज है उसको समझना और उसको एक्सप्लेन करना। ओके, सो वही उसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ए और बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पेशल बेनिफिट्स अंडर PMJDY, ओके, तो ये आपको बताना है। PMJDY क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब ये यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन पता नहीं कैसे बुक में आ गया है, लेकिन आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें जो आपका जो स्पेशल बेनिफिट्स है उसमें आपके चारों हैं। कौन कौन से हैं? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो आप पैसे जमा करते हो उस पर आपको डिस्काउंट, जो इंटरेस्ट मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000, 30,000 का आपको बीमा कवर मिलेगा। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, आपको कोई न्यूनतम राशि जरूरी नहीं है। ऑल ऑफ दीज, तो आपके तीनों आपके सही हैं। स्वच्छ भारत अभियान वॉज रीलॉन्च्ड इन, जो स्वच्छ भारत अभियान है वो दोबारा से कब लॉन्च किया गया? सो 2 अक्टूबर 2014, जब नई सरकार भाजपा की आई थी, बीजेपी की, 2 अक्टूबर आपको याद रखना है, 2 अक्टूबर 2014। अब ये जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में क्वेश्चन है, आपका स्वच्छ भारत अभियान है वो कब लॉन्च किया गया, तो ये आप एक बार रिवाइज कर लेना। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, सो मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो है वो आपको 2014 25 सितंबर, सो 25 सितंबर 2014 को ये भी लॉन्च किया गया था। सबऑर्डिनेट क्लास कौन कौन से हैं? सो सबऑर्डिनेट क्लास में आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा, नाउन क्लॉज हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। सो एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन तीनों आपके सही हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव सही उत्तर हो जाएगा। एडवर्ब क्लॉज में कौन कौन से होगा? आपका टाइम हो जाएगा, पर्पस हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, सो आपके सही उत्तर जो होगा वो आपके तीनों, उपयुक्त सभी मीन्स ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। आई हैव फाउंड द बुक दैट आई हैड लॉस्ट इज, अब ये कैसा सेंटेंस है? तो देखिए, आई हैव फाउंड द बुक दैट से ऐड हुआ है, दैट से जुड़ा हुआ है, सो दैट से जुड़ा हुआ है तो वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा।
ही सॉ द डेंजर एंड पॉज्ड। अब देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, सो वो आपका कंपाउंड सेंटेंस। मैंने पहले भी बताया अगर दैट से जुड़ा है तो कॉम्प्लेक्स, एंड से जुड़ा है तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। सो ये आपके इंग्लिश से कुछ रिलेटेड आपके जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के स्पेशली जो आपके गाइड में दिए हुए हैं क्वेश्चन, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। सो इसी सीरीज में हम इंग्लिश के ही जो ग्रामर के जो आपके सिलेबस में जो और भी दिए हुए हैं टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।